Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very, very good morning. जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण. राधे राधे, राधे राधे. Good morning, good morning. Very good morning, very, very good morning. जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण. आ जाओ, शुरू करें. तो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ रहे थे. अब हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे समीकरण को हल करना. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं कि कई बार क्या होता है, ऐसा सवाल भी आता है. इसको देखिए, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज है. ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है और पेपर में पूछा भी जाता है और बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है इस सवाल को. इस सवाल में क्या है, आपको टेन थीटा, ध्यान से देखिएगा इस सवाल की. जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए कि ये हो गया आपका. अब इसके मैं अर्धक का भी एक सवाल लूंगा, वो भी हम उस पर भी बात करेंगे. पहले ये देखिए, इन सवालों में क्या होता है कि कई बार बंदा जब सॉल्व कर रहा होता है, सॉल्व करते करते वो चिन्ह को भूल जाता है. वो चिन्ह को भूल जाता है. यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, नॉर्मली क्या होता है, थीटा नहीं बताया जाता कि थीटा कहाँ का होता है. तो फिर हम यही मानते हैं कि भाई टेन थीटा प्लस है तो साइन थीटा भी प्लस होगा, कॉस थीटा भी प्लस होगा, जबकि ऐसा नहीं होता. क्योंकि हमने ये देखा कि ये पहले क्वाड्रेंट में ही बस ऐसा होता है कि पहले क्वाड्रेंट में सब प्लस होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में किसी क्वाड्रेंट में सब प्लस नहीं होते. तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर साइन प्लस है तो टेन भी प्लस होगा, या टेन प्लस है तो साइन भी प्लस होगा. इसलिए क्वाड्रेंट का ध्यान रखना जरूरी होता है और इनमें गलतियां हो जाती है. अब टेन से साइन का मान आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. टेन दिया है, साइन निकालना है, बोले आराम से निकाल लोगे. लेकिन माइनस प्लस की गलती होने के चांसेस है. इसलिए इन सवालों में थीटा का ये और बताया जाता है कि थीटा कहाँ है. जैसे बताया हुआ थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, तो थीटा दूसरे चतुर्थांश में है. अब सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, सेकंड चतुर्थांश में होता क्या है, सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर टेन माइनस का होता है. इसका माइनस होना वाजिब था. टेन माइनस का होता है सेकंड में, तो ये माइनस होना चाहिए था. है साइन कैसा आना चाहिए, प्लस आना चाहिए. तो जब आप साइन निकालो तो प्लस ही निकालिएगा, ना कि माइनस. तो ऑप्शन थोड़े से माइनस के भी होने चाहिए थे, तो और अच्छा कंफ्यूज सवाल कर देता ये. तो ये इसकी वजह से गलती हो जाती है कि हम क्वाड्रेंट का ध्यान नहीं रखते. हम खाली लग जाते हैं फटाफट टेन को साइन में बदलने में और टेन को साइन में बदल के निकल लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको मान लगाना है. ठीक है ना. अब यहां तो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है. ये टेन है आपका, ये आपका लंब बटा आधार हो गया. लंब हो गया आपका 3, आधार हो गया आपका 4. ठीक है ना. माइनस माइनस को मत लो, क्योंकि माइनस क्वाड्रेंट की वजह से आता है. माइनस प्लस का जो चिन्ह है ना, वो क्वाड्रेंट का असर होता है. तो इस क्वाड्रेंट में है तो प्लस होगा, इस क्वाड्रेंट में है तो माइनस होगा. तो ये प्लस माइनस, लंब आधार को क्या प्लस माइनस से लेना देना. लंब कभी माइनस का हो सकता है, आधार उनको वो क्वाड्रेंट के चक्कर में वो माइनस प्लस हो रहा है. वो क्वाड्रेंट बदलता है, तो हम देखते हैं इधर जाते हैं तो प्लस, इधर जाते हैं तो माइनस. वो क्वाड्रेंट का असर है, वो क्वाड्रेंट के चक्कर में प्लस माइनस होता है. वरना तो लंब तो 3 ही है, आधार 4 ही है और कर्ण आपका 5 हो गया, हो जाएगा. अब आप साइन थीटा निकालो तो वो लंब बटा कर्ण होगा, बिल्कुल होगा. लेकिन चिन्ह प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है. ये जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है. बाकी बदलना तो आपको आता ही है, सवाल तो हम कई बार कर चुके. बदलना तो आपको आता ही है, लेकिन अब क्वाड्रेंट का ध्यान रखना. क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड. सेकंड है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, प्लस का होता है. तो क्या लगाना है, प्लस लगाना है. तो 3/5 प्लस का. अगर यही सेकंड क्वाड्रेंट के बजाय थर्ड क्वाड्रेंट कह देता, अगर यही सेम सवाल होता और फोर्थ क्वाड्रेंट होता, तो फिर अभी हम साइन को माइनस में लिख रहे होते, माइनस का 3/5. यानी यही सेम सवाल अगर मैं, सॉरी, इसको मैं रिपीट कर दूं और क्वाड्रेंट नंबर 4 के लिए रिपीट कर दूं, तो इस सवाल का उत्तर बदल जाएगा. टेन थीटा बराबर माइनस का 3/4 थीटा
चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है। थीटा चौथे चतुर्थांश में है। अब आपका जो आएगा टेन थीटा माइनस का 3/4 हुआ, अब आएगा वही का वही, वैसे के वैसे आएगा। लंब आपका 3 हो गया, कर्ण आपका 4 हो गया, है ना, सॉरी आधार आपका 4 हो गया, कर्ण आपका 5 हो गया, सब कुछ ये तो वैसा का वैसा ही चलेगा। लेकिन जब आप लास्ट में साइन बनाएंगे उस समय साइन थीटा जो होगा वो लंब बटा कर्ण होगा, ये भी ठीक है, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि क्वाड्रेंट चौथा है। चौथे क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, चौथे क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है। चौथे क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, तो ये गलती बिल्कुल भी भूल से मत करना, इसकी सावधानी जरूर बरतना, क्योंकि इतने से बहुत बढ़िया सवाल बन जाता है। और जैसे मैंने कहा कि आप जल्दबाजी में होते हैं, आप फटाफट लंब कर्ण निकाल के सीधा उत्तर मिलाने की कोशिश करते हैं कि चलो उत्तर मिलाओ, करो फटाफट, और फटाफट कर देते हो और गड़बड़ हो जाता है। इसका और एक प्यारा सवाल करवाता हूँ, जिसने कई बार परीक्षा का परिणाम चेंज किया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बच्चा एक दो नंबर से फेल होता है, और ऐसे ट्रिकी सवाल जो होते हैं यही वो सवाल होते हैं जो बच्चों को फेल करते हैं। और एक सवाल से और मिलवाता हूं, एक अच्छा सवाल, सेम सवाल लेता हूं, और इस बार मैं टेन थीटा बराबर 3/4 थीटा तीसरे चतुर्थांश में है। सेम सवाल को दोबारा बना रहा हूं, लेकिन इस बार चतुर्थांश चेंज कर दिया। तो साइन थीटा का मान कितना होगा? 3/5, बी 3/4, सी 4/5, डी नन ऑफ दीज। ये सवाल देखिए, बड़ा ही प्यारा सवाल है ये। अच्छा, आज तो आपने ये सीख लिया, इसलिए शायद अब आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सीख लिया इसलिए आप गलती नहीं करेंगे। यकीन मानिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लेकर गलत होते हैं, और ये भी आज आपने सीखा इस वजह से है। अदरवाइज अगर 5 दिन 10 दिन बाद में यही सवाल आप जब दोबारा करने जाएंगे तो मुश्किल ही होगा कि आपको ये याद होगा कि चतुर्थांश का फर्क पड़ता है। आपको ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको भूल जाएंगे कि चतुर्थांश का लेना देना है। आप हाथों हाथ टेन थीटा को 3/4 देख के अपने प्रोसेस में लग जाओगे कि टेन थीटा 3/4 है, तो लंब 3 हो गया, आधार 4 हो गया, कर्ण 5 आ गया, साइन थीटा बराबर 3/5 आ गया, और पहला ऑप्शन 3/5 है। आपने किया और मिल गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता था? तो ज्यादातर लोग ए पे आके फंस जाएंगे, कोई भी चतुर्थांश की तरफ ध्यान नहीं देगा, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज तो आप समझदार हो गए, इसलिए आप कहेंगे नहीं सर, इसका सही आंसर नन ऑफ दीज है। लेकिन क्या ये सवाल हम शुरू में करते तो आप नन ऑफ दीज कहते? नहीं कहते, आप इस सवाल को कहते 3/5। होता या नहीं होता? कल्पना करिए, होता या नहीं होता? क्योंकि हम इस बात को भूल ही जाते हैं। अच्छा, पता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी समय पे काम में लें ये जरूरी थोड़ी है। पता होना भी नहीं है कि भाई आपको पता है, पता होने के बाद भी क्या आप टाइम पे वो चीजें कर पाएंगे? नहीं कर पाते। घर में किसी को करंट लग रहा हो तो आपको पता है कि मेन स्विच बंद करना होता है, क्या आप कर पाते हैं? नहीं, आप उसको जाके पकड़ लेते, और फिर पहले एक चिपक रहा था, आप दो चिपक गए। आपने देखा होगा ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर करंट लग रहा होता है तो आपने देखा होगा क्या होता है कि जब करंट लग रहा होता है तो दूसरा भी उसको पकड़ लेता है। जबकि होता क्या होता है, सबको पता है कि मेन स्विच बंद करना है, लाइन काटनी है, वो लाइन काटने के बजाय क्या करेगा, उसी को पकड़ लेगा। और उसे, यही वो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप चाहे कितना भी जानते हो, आप उसे समय पे काम ले पाएंगे, ये मुश्किल है। ठीक है ना? क्लियर है?
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साइन थीटा का मान आएगा -3/5, क्योंकि चतुर्थांश तीसरा है इस वजह से माइनस आएगा। चलो इसका एक और बढ़िया सवाल कराता हूँ। ऐसा ही एक भाई का प्यारा सवाल मिलेगा, अगर मैंने बनाया हुआ है तो इसमें मिल जाएगा, नहीं है तो मैं करवाता हूँ। एक अर्धक कोण का भी ऐसा ही खेल खेला जाता है, अर्धक कोण से भी रिलेटेड एक ऐसा ही खेल चलता है। नहीं, चलो हम खुद ही बना लेते हैं। x 30 से चतुर्थांश में है, तो साइन x/2 और cos x/2 का मान बताइए। साइन x/2 cos x/2 का मान बताइए। ये सेम सवाल है लेकिन अर्धक के रूप में, ये सेम सवाल है, ये भी बहुत अर्धक के रूप में बड़ा शानदार सवाल बनता है। ये सवाल भी आता सबको है। आज कहोगे आधा मान, आधे मान का सर हमें फॉर्मूला पता है, अभी फॉर्मूला पता है ये तो मैं जाता, मैं ये करा चुका, मैं पहले ये सवाल मैं पहले करा चुका, लेकिन इस सवाल में अब ये क्या करते हैं, एक तड़का लगाते हैं क्वाड्रेंट का, ये क्वाड्रेंट का तड़का लगाते हैं और क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको चिन्ह लगाने होते हैं, वो मिस हो जाते हैं। ये चीज स्पेशल चल रही है, ये स्पेशल चल रही है, इसकी वजह से वो जो माइनस प्लस का डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाता है। कैसे, देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है, साइन अर्धक निकालना है, साइन अर्धक कॉस की सहायता से निकालना है, तो होता है √1 - cos x बटा 2, होता है 1 - cos x बटा 2, साइन x/2 बराबर √1 - cos x/2, यही होता है। आपने cos x का मान रखा 1 माइनस प्लस 3/5 बटे 2 8 4/5, और आप जाके उत्तर को टिक कर दोगे कि ये रहा आंसर। रुको 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 रुको, टिक कर दिया, टिक कर दिया, नहीं रुकना है, अभी पहले ये तो देखो भाई, साइन आ गया ठीक है, क्वाड्रेंट तो देखो, क्वाड्रेंट में अलग अलग होता है, किसी क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, किसी में माइनस का होता है, तो इसके आगे प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये भी तो पता करो कि चिन्ह प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो अब ये देखने के लिए देखो आपका x कौन से में है, आपका x कौन से में है, x आपका तीसरे में है, इसका मतलब 90 से लेकर 270 के बीच में है, सही है, 90 से 270 के बीच में, यही है, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में, इसका मतलब 90 से 270 के बीच, सॉरी 180 से 270 के बीच में। अब इसका अर्धक देखो, अर्धक किस में आएगा, 2 का भाग दो, 2 का भाग दोगे तो ये आया 90, ये आया 135, 2 का भाग देने पर, तो आपका अर्धक कहां आया, आपका अर्धक आया सेकंड क्वाड्रेंट में, आपका अर्धक आया सेकंड क्वाड्रेंट में, आपका अर्धक सेकंड क्वाड्रेंट में आया। गौर करो x तीसरे में है, आप x थोड़ी ले रहे हो, आप तो x/2 ले रहे हो ना, आप x थोड़ी ले रहे हो, आप तो x/2 ले रहे हो, आधा कोण ले रहे हो, तो जहां पूरा कोण होगा आधा कोण वहां होगा क्या, क्या जरूरी है,
नहीं जरूरी है। 180 का आधा 90 होता है, 180 का आधा 90 होता है। ऐसे ही 220 ले लो, 220 तीसरे क्वाड्रेंट में है, उसका आधा 110 दूसरे में होता है, तो आधा जरूरी थोड़ी उसी क्वाड्रेंट में हो, ये भी तो देखना जरूरी है। x तीसरे क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब 180 से 270 के बीच में, इसका आधा करके देखो, इसका आधा 90 से 135 आता है, 90 से 135 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? प्लस का होता है, तो प्लस लगेगा, ये लगा प्लस। अच्छा, कॉस निकालेंगे तब, तो क्वाड्रेंट के बारे में गंभीरता से देखिएगा, इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, वरना माइनस प्लस की गलती बन जाएगी और माइनस प्लस से अच्छा खासा सवाल गलत हो जाएगा। और इन सवालों को डालने का मकसद भी यही होता है कि गलती करवाई जाए, सबको लगे कि मुझे आता है, मुझे आता है, और मुझे आता आता के चक्कर में गलत हो जाए। कॉस का मान रख दिया, ये हो गया, कट गया 1/√5। अब आ गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में cos x/2 कॉस है, सेकंड क्वाड्रेंट है, कोण सेकंड क्वाड्रेंट का है और कॉस है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो ये माइनस का होगा, ना कि प्लस का। सही है, बात समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूले को सही ढंग से यूज करना, उसके बाद में इनके चतुर्थांश का भी ख्याल रखना, क्योंकि हर चतुर्थांश में अलग अलग स्कीम है। ऐसा नहीं है कि बस साइन प्लस ही आता रहता है, कॉस प्लस ही आता रहता है। क्यों प्लस आता रहता है? देखो तो सही, क्वाड्रेंट में कहाँ है? बस पहला क्वाड्रेंट ही ऐसा है जिसमें सब प्लस होते हैं, सिर्फ पहले ही क्वाड्रेंट में सब प्लस होते हैं, बाकी तो हर क्वाड्रेंट में स्कीम अलग चलती है। सेकंड क्वाड्रेंट की अलग स्कीम है, थर्ड क्वाड्रेंट की अलग है, फोर्थ क्वाड्रेंट की अलग है, तो क्वाड्रेंट को देख के प्लस माइनस के चिन्ह लगते हैं, तो पहले क्वाड्रेंट का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है ना? तो इस चीज का सावधानी नहीं बरती तो ये सवाल आपको खराब कर देगा, अच्छे खासे सवाल को गलत करवा देगा माइनस प्लस के डिस्टेंस की वजह से। क्योंकि हम में वो जल्दबाजी होती है जो मैंने पहले बताया, कि हम ये सोचते हैं कि जैसे ही कॉस आया चेंज कर दो, जैसे ही आया चेंज कर दो, हम जल्दी से चेंज करने में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि सारा खेल चतुर्थांश का भी है, चतुर्थांश की वजह से प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, ठीक है? चलो, तो ये एक जरूरी सवाल था। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण पे आ जाइए। त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होती है? त्रिकोणमितीय समीकरण जैसे समीकरण होती है वैसे त्रिकोणमितीय समीकरण होती है। जैसे समीकरण होती है वैसे हमारे जैसे नॉर्मल समीकरण होते हैं, उन समीकरणों में x हुआ करता था, x हो गया, y हो गया, इनमें त्रिकोणमिति होगी, साइन x होगा, cos x होगा, tan x होगा। कोई समीकरण अगर साइन cos के रूप में है तो वो त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, जिसमें ऐसे समीकरण जिसमें त्रिकोणमिति हो, जैसे 2 sin x -1 = 0, ऐसे समीकरण जो त्रिकोणमितीय अनुपातों से बनी हुई हो, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों से बनी हुई है, जैसे इसको देखिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों से बनी हुई है, ये देखिए, तो इन समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। अच्छा, क्यों कहते हैं? पहली बात तो देखो, समीकरण है, LHS RHS है मतलब समीकरण है। जब भी LHS RHS होता है समीकरण होती है। जब भी तुलना करने के लिए कुछ होता है तो उसे समीकरण कहते हैं। तो समीकरण तो है, सबके पास LHS RHS है, बिल्कुल। फिर त्रिकोणमितीय समीकरण क्यों होती है? जिसमें त्रिकोणमिति का इस्तेमाल हो। और त्रिकोणमिति का मतलब साइन, कॉस, टेन। अगर त्रिकोणमिति वाले जो अनुपात है वो अगर आपके समीकरण में आ रहे हैं तो फिर ऐसी समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं, जिसमें आपके साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक ये भाई लोग आने लग जाएं। मतलब एक x होता है, x आ गया, y आ गया, x की वजह साइन x आएगा,
है ना, x की जगह sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cos x, ये जो है, ये जो 6 लोग हैं, ये लोग आपके समीकरण में आएंगे। तो इनसे बनी हुई समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाती है। जैसे उनमें x का मान होता था वैसे इनमें भी x का मान होता है। उनमें x का मान निकलता था, लास्ट में आप सॉल्व करते थे, x का मान निकालते थे, इनमें भी निकलता है। जैसे पहली इक्वेशन को ले, सॉल्व करें तो यहां से भी x का मान आएगा। तो sin x बराबर 1/2 हो गया। साइन का मान 1/2 कब आता है? साइन का मान 1/2 कब आता है? बोला 30 डिग्री पे। तो x बराबर 30 हो गया, π/6। ये लो, ये x का मान आ गया। तो ये भी वैसे ही सॉल्व होती है, जैसे वो सॉल्व होती थी वैसे ये सॉल्व होती है। ऐसे इसको आज जो गुणनखंड करें, 3 cos स्क्वायर x गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? गुणनखंड हो ही नहीं, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ ताकि गुणनखंड हो जाए इसके। है ना, चेंज किया है ताकि गुणनखंड हो जाए। तो 3 cos स्क्वायर x जीरो, अलग अलग जीरो कर दो। cos x बराबर -1, cos x बराबर 1/3। अब cos x बराबर -1, ये तो हम जानते हैं कि ये पाई पर होता है। cos का मान -1 पाई पर होता है, तो ये पाई हो गया। लेकिन हम ये नहीं जानते, हाँ होता तो है, इतना पता है 1/3 आता है, क्योंकि cos -1 से +1 के बीच में आता है। cos -1 से +1 के बीच में आता है, तो 1/3 बीच में कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन किस कोण पे आएगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि हम 5 ही कोण जानते हैं। हम ज्यादातर 5 ही कोण जानते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, बस। इन 5 के अलावा हमें और मान पता भी नहीं। तो मान तो आता ही है, कहाँ आता है ये नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, x बराबर इधर भेज देते हैं, cos इनवर्स के रूप में लिख देते हैं, cos इनवर्स 1/3। जब हमें कोण नहीं पता होता तो हम ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। इसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति कहते हैं। इस तरीके से प्रतिलोम बना के छोड़ देते हैं, x का मान निकाल के छोड़ देते हैं। अगर कोण नहीं पता है तो लिख देते हैं, नहीं पता है तो ऐसे करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समीकरणों को सॉल्व करते हैं। x का मान निकालते इनमें भी x का मान ही है, जैसे वहां निकालते थे, यहाँ बस त्रिकोणमिति का है। साइन x इधर आ गया, अंडर रूट इधर चला गया, इसका भाग दे दो, कॉस का दोनों तरफ भाग दे दिया, माइनस का √3 आ गया। tan x का मान -√3, tan का मान -√3 कब आता है? जब x का मान 120 डिग्री हो, 2π/3 हो, ये x का मान। तो इस तरीके से इन्हें सॉल्व कर लो, x का मान निकालो। जैसे आप नॉर्मल समीकरण होते हैं वैसे ही है, लास्ट में साइन कॉस का जो भी मान आए वो देख लो किस कोण पे है, वो कोण लिख दो। तो एक समीकरण और एक त्रिकोणमिति समीकरण में जो अंतर है वो खाली त्रिकोणमिति का है। पहले त्रिकोणमिति नहीं आती थी, x आते थे, y आते थे, अब sin x, cos x, tan x ये लोग आएंगे, बस। बाकी सॉल्व वही करना है, इधर उधर ला के निपटा दो और x का मान निकाल लो। तो ये त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाती है। अब त्रिकोणमितीय समीकरण में थोड़ी सी एक मुश्किल चीज है, एक कमाल की चीज भी है, एक मुश्किल चीज भी है। ये है जिसकी बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन, व्यापक मान। ये क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले ये झंझट नहीं हुआ करता था, पहले ये झंझट नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था कि x का जो मान आ गया सो आ गया, बात खत्म। x का मान आ गया सो आ गया। फॉर एग्जाम्पल x बराबर 1 आ गया, 1 आ गया, बस। ना कोई कम, ना कोई ज्यादा, ना कोई दोबारा, ये दोबारा नहीं आएगा। लेकिन इनमें क्या होता है, जो पहले कभी नहीं होता था वो इनमें होता है। अब sin x बराबर 1/2 आ गया। अब दिक्कत ये है, समझो बात को, यहाँ पे बात को सुनना अच्छे से, नहीं वरना ये डिफरेंस
सदियों से लोगों को पता ही नहीं होता कि व्यापक मान क्या होता है। पहले इसको समझो कि व्यापक मान होता क्या है, क्यों व्यापक मान है। देखो, जब आप पुराने टाइम में जब अपने समीकरण को सॉल्व करते थे, त्रिकोणमिति के बाहर जो हम करते हैं, x का मान 1 आ गया, x का मान 1 आ गया, बात खत्म। x बराबर 1, x बराबर 1, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कुछ और नहीं। लेकिन यहां दिक्कत ये हो जाती है कि sin x का मान 1/2 आया, तो आप कहेंगे कि सर sin का मान 1/2 जो है वो आता है 30 डिग्री पर। जवाब है बिल्कुल सही, 30 पे आता है। उसके बाद में ये मान सर दोबारा भी आता है, तो दोबारा कितने पे आता है, बोले 150 पे आता है, 150 पे भी यही आ रहा है। फिर इसके बाद में आप दोबारा आएंगे 390 पे, फिर ये आएगा। फिर आप देखेंगे 510 पे ये फिर आ रहा है, और फिर ये दोबारा आ रहा है, 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 और ये बार बार आता रहेगा। यही मान बार 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 आता रहेगा। तो त्रिकोणमिति में ये दिक्कत है। अच्छा, ये दिक्कत कहाँ से आई? याद करो, त्रिकोणमिति रिपीटिंग होते हैं, ये पीरियोडिक होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ये अपने मानों को बार बार ग्रहण करते हैं, अपने मान को बार बार अचीव करते हैं, एक ही मान को बार बार लेते हैं, तो वही मान बार बार आता है, बार बार। ये इनकी प्रॉब्लम है जो पहले नहीं हुआ करती थी। जब तक त्रिकोणमिति के समीकरण नहीं थे तब तक ये एक उत्तर आ गया सो आ गया, बात खत्म। दूसरा उत्तर आने की कोई झंझट ही नहीं था, दूसरा उत्तर आने का कोई झंझट ही नहीं था। अब दूसरे उत्तर, तीसरे उत्तर आएंगे, अब और भी उत्तर आएंगे, बात समझ रहे? केवल एक उत्तर, कोई पुनरावृत्ति नहीं। यहां वालों के अंदर जो हम पहले समीकरण सॉल्व करते हैं उनमें केवल एक ही उत्तर आता है बिना पुनरावृत्ति के, उनमें कोई पुनरावृत्ति नहीं होती थी। जो आ गया सो आ गया। अब ये नहीं कि ये इस पे भी आएगा, ये इस पे भी आएगा, ये इस पे भी आएगा, नहीं। अब हमारे सारी त्रिकोणमिति में पुनरावृत्ति भरी पड़ी है, हमारी पूरी त्रिकोणमिति में पुनरावृत्ति भरी पड़ी है। बताओ कौन सा है जो पुनरावृत्ति नहीं करता? बोला सब करते, 6 के 6 पुनरावृत्ति करते। कोई ऐसा था जो पुनरावृत्ति नहीं करता? सब करते, सबके सब रिपीट होते हैं। कोई भी ग्राफ उठा लो, तरीका अलग अलग हो सकता है, रिपीट सब करते हैं। हर कोई एक टाइम के बाद में अपने आप को बार बार रिपीट करता रहता है। तो हमारे तो 6 के 6 भाई लोग रिपीट करते हैं, 6 के 6 भाई लोग रिपीट करते हैं। यानी हमारे त्रिकोणमिति में उत्तर आएगा तो एक नहीं आएगा, अनंत आएंगे, आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, या तो आएगा ही नहीं। सबसे बढ़िया काम है, नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, खाता ही नहीं खुलेगा। और खाता खुलेगा तो अनंत से खाता खुलेगा, अनंत से खाता, क्योंकि एक कोण आ गया तो फिर उसके पीछे पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कोण आते ही चले जाएंगे, कोण आते ही चले जाएंगे। देखो साइन का एग्जांपल देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भैया। त्रिकोणमिति जो समीकरण होते हैं इनमें ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, या तो उत्तर आता ही नहीं है, तो खाता खुलता ही नहीं है, और खाता खुला तो फिर खाता बार बार खुलता रहेगा। ये देखो, कोई भी y का मान उठाओ, वो कोई भी y का मान उठाओ, कोई भी, वो देखो ये टक टक काटा, फिर 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 काटा। ये देखो, ये y का मान इस कोण पे भी आया, ये y का मान इस कोण पे भी आया। ये साइन का एग्जांपल ले रहा हूं, ये फिर आया, ये भैया फिर आया। अगर पीछे जाए तो पीछे भी है, ये थोड़ी एक बार यहीं खत्म हो गया, नहीं। ये देखो, ये रहा, ये कौन रहा, ये रहा। तो ये ग्राफ में वही, इनमें दिक्कत क्या है, ये सेम पैटर्न रिपीट होता है भैया, इनका सेम पैटर्न रिपीट होता है। तो एक ही y का मान आपको बार 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 अलग अलग कोणों पे मिलता रहता है, अलग अलग कोणों पे वही मान बार बार, पीछे जाओ चाहे आगे जाओ, वही मान बार बार, थोड़े समय बाद फिर मिल जाएगा, थोड़े समय बाद फिर मिल जाएगा, थोड़े समय बाद फिर मिल जाएगा, डैश डैश। यहां तक बात समझ में आई? ये बात समझ, अच्छा मैंने कहा तो खाता खुलेगा ही नहीं। जैसे आपने कहा कि y बराबर 1.2, y बराबर 1.2 के लिए कहीं नहीं काटेगा, क्योंकि साइन में y बराबर 1.2 आता ही नहीं है, नहीं आता ना। साइन में y बराबर 1.2 आता है, बोले 1.2 नहीं आता, तो या तो उत्तर आएगा ही नहीं, बात ही खत्म, झंझट ही खत्म। और आया तो फिर एक नहीं आएगा, फिर अनंत आएंगे। ट्राई करके देख लो, अगर नहीं काट रहा तो नहीं काट रहा, नहीं काट रहा तो कोई y के लिए कोई x नहीं आ रहा, एक ही उत्तर नहीं आ रहा, एक भी नहीं मिल रहा। जैसे 1.2 निकालो, साइन का मान 1.2 निकालो, नहीं आता, कुछ भी x रख लो 1.2 नहीं आता, तो एक भी x नहीं आया। और अगर एक आया तो फिर तो खाता, एक बार कट गया
तो फिर कटता ही जाएगा, कटता ही जाएगा, कटता ही जाएगा, x के मान आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे। तो इसलिए एक बात जो सुंदर बात है वो याद रखेगा कि त्रिकोणमितीय समीकरण में या तो उत्तर खाता खुलता ही नहीं है, और फिर खाता खुलता है तो फिर अनंत के साथ खाता खुलता है, या तो खाता खुलता ही नहीं है, और अगर खुल गया तो अनंत के साथ खुलेगा। क्लियर है ये बात समझ में आई नहीं आई? ये बात समझ, हमारे नॉर्मल फलन, हमारे जो नॉर्मल समीकरण होते हैं उनमें और इनमें क्या अंतर है, ये बड़ा अंतर है। उनमें सीधा विचारों में एक उत्तर आ जाता था, x बराबर 1 आ गया, या x बराबर 2 आ गया, 2 उत्तर आ गया, x बराबर 3 आ गया, तीसरा उत्तर आ गया, बात खत्म। बस ऐसा नहीं कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रिपीट हुए जा रहा है, वो दोबारा भी आ गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर दोबारा आ गया। ऐसा हमारे वालों में ये रामायण नहीं थी, लेकिन इनमें ये विज्ञान है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब फिर सवाल क्या बनता है, फिर अब सवाल क्या है, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? अब हम ये जानना चाहते हैं, सुनना काम की बात, अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर मुझे एक कोण पता चल जाए तो क्या मैं फॉर्मूला बना सकता हूं जिससे सारे मान निकल जाए? भाई एक कोण मुझे पता चल गया, फॉर एग्जांपल ये y है, इस y का एक कोण पता चल गया, इसका नाम मैंने रख लिया अल्फा। एक कोण मुझे पता चल जाए, फिर मैं एक फॉर्मूला बना दूं जिससे बचे हुए सारे कोण आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैं एक एक करके सारे बनाने लग गया तो ये तो अनंत है, कितने बनाऊंगा, ये तो अनंत है, कितने बनाऊंगा? तो इसलिए मुझे आप एक फॉर्मूला बता दो कि भैया एक कोण बता दो आप, और उस एक कोण के साथ वाले सारे कोण आप निकाल सको, एक फॉर्मूला दे दो। इसे कहते हैं व्यापक हल। एक फॉर्मूला देंगे आपको, फिर उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप जितने चाहे उतने उत्तर निकाल सकते हैं, जितने चाहे उतने उत्तर आप निकाल सकते हैं। जो भी आगे वाले कोण और पीछे वाले कोण, एक कोण आपको बताना पड़ेगा, वो बता दो, उसके बाद फिर कोण ही कोण है, जितने चाहे मान रखते जाओ, निकालते जाओ। ठीक, आओ जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, पहले साइन का लेते हैं। साइन का व्यापक सूत्र, आपको एक कोण बताना है, एक कोण तो बताना पड़ेगा, एक कोण आपको बताना है, फिर उससे जुड़ा हुआ साइन के अंदर जो बाकी कोण है उसका आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ये आपको एक प्रारंभिक कोण बताना है, मूल कोण बताना है, शुरुआत का कोण बताना है। इसके बाद में आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ये रहा आपका फॉर्मूला। अगर साइन है तो साइन के लिए ये फॉर्मूला है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। यहाँ पर n का मान पूर्णांकों में से रखते जाइए, और जितने उत्तर चाहे उससे जुड़े हुए जितने भी कोण और हैं वो सारे निकल जाएंगे, वो सारे कोण आपके निकल जाएंगे। आप n का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो वो जो अल्फा कोण है ना, उस कोण के जैसे जैसे कोण जिन पे वही मान आ रहा है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स बराबर अल्फा, यानी अल्फा पे भी जो उत्तर आ रहा है वही एक्स पे आ रहा है। तो यानी ये जो एक्स जितने भी कोण अब आप निकालेंगे, इन सारे कोणों पे वही मान आएगा जो अल्फा पे आ रहा है। तो अल्फा के जो सगे सगे भाई भाई हैं, जहां जहां पर अल्फा रिपीट होगा वही मान जहां जहां पे रिपीट होगा, वो पूरी लिस्ट आ गई है। अब ये पूरी लिस्ट आ गई है आपके पास कि जो अल्फा पे आया है वो बार बार कब कब आएगा। लेकिन सबके लिए अपना अपना है, क्योंकि हर किसी के दोहराने का पैटर्न अलग अलग है ना, दोहराने का पैटर्न अलग अलग है, इसलिए सबका व्यापक मान का फॉर्मूला अलग अलग है। कॉस अलग तरीके से रिपीट होता है, साइन अलग तरीके से रिपीट होता है, इस वजह से। तो कॉस के लिए ये होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। n का मान पूर्णांकों में से लेते जाओ, रखते जाओ। तीसरा tan x बराबर tan अल्फा। tan के लिए ये फॉर्मूला होता है n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अब मुझे सोच के बताओ कि ये क्या है जो मैंने अभी आपको समझाया। मैंने क्या समझाया और आपको क्या समझ में आया, गौर करिए। बताने की जरूरत नहीं है, सोचिए कि मैंने आपको क्या बताया और इसका क्या अर्थ है, ये क्यों जरूरी है, ये क्या है ये, और ये त्रिकोणमिति में आप क्यों बातें कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं बातें की, ये यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इस सवाल का जवाब वैसे मैं दे चुका, लेकिन आप सोचिए कि मैंने क्या जवाब दिया था आपको, मैंने क्या बताया था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लेके आ रहे हो। इससे पहले तो कभी नहीं लेके आए, आज त्रिकोणमिति में ये सब कुछ, ये फॉर्मूले क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि पहली बात,
त्रिकोणमिति से पहले कोई रिपीट करता ही नहीं था बेचारा, त्रिकोणमिति से पहले कोई रिपीट करता ही नहीं था। त्रिकोणमिति से पहले हर चीज x बराबर 1 आ गया तो 1 आ गया, 2 आ गया तो 2 आ गया, 3 आ गया तो आ गया, बात खत्म। तो वो रिपीट नहीं करते थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिपीट करते हैं। साइन x बराबर 1/2 आ गया तो साइन x बराबर 1/2 बार बार आता रहेगा। साइन x बराबर 1/2 है, वो सिर्फ 30 डिग्री पे नहीं आएगा, वो भी बार बार आता रहेगा। वो 30 पे भी आ जाएगा, वो 150 पे भी आ जाएगा, वो 390 पे भी आ जाएगा। तो हमारी जो त्रिकोणमिति है वो रिपीटिंग है, उसमें वही मान जो है वो बार 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 आता रहेगा। x बराबर 1 है तो x बराबर 1 है, बस एक ही बार आता है x बराबर 1। लेकिन साइन x बराबर 1 बार बार आता है, समझ रहे बातों को भाई। x बराबर 1 एक ही बार आता है, x बराबर 1 मतलब x बराबर 1। लेकिन साइन x बराबर 1/2 ये तो बार बार आता है। ये 30 पे भी आता है, ये 150 पे भी आता है, ये 390 पे भी आता है, ये 510 पे भी आता है, और चलाते रहो, ये तो आता ही रहेगा, बार बार आता रहेगा। तो साइन वाले में, त्रिकोणमिति में ये दिक्कत होती है कि एक ही मान बार बार आता रहता है, तो अनंत उत्तर आ जाते हैं। अब ये अनंत उत्तर कैसे निकालें? अब एक एक करके निकालने लग गए तो उम्र खत्म हो जाएगी, एक एक करके निकालने लग गए तो भैया उम्र खत्म हो जाएगी, सारे निकाल भी नहीं पाएंगे। तो कितने निकाल लोगे? करोड़ निकालोगे, 10 करोड़ निकालोगे तो अनंत है, कितने निकालोगे आप? तो बेहतर है कि हम ना निकालें, हम फॉर्मूला बना के छोड़ दें कि भैया एक कोण तुम बता दो, एक तुम बता दो, बाकी हम बता देंगे, एक तुम बता दो, बाकी हम बता देंगे, बस। तो यही काम करते हैं व्यापक मान वाले फॉर्मूले। कहते हैं भैया तुम एक बता दो, तुम एक अल्फा कोण बता दो, बाकी फिर उससे जुड़ा हुआ हम फॉर्मूला बता देंगे, जितने कोण निकालने हो निकाल लाना। साइन के लिए ये लगाना, कॉस के लिए ये लगाना, टेन के लिए, तो पूरी लिस्ट आपको निकाल के दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब आपको पूरी लिस्ट इससे मिल जाएगी, पूरी लिस्ट। अब साइन में आप देखना चाहते हैं कि 30 डिग्री का मान बार 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 कितनी बार आता है, तो रखो अल्फा का मान 30 डिग्री रख दो और देखते जाओ कि वो 30 डिग्री वाला जो मान है वो बार बार दोबारा दोबारा कब कब आएगा। अल्फा का मान 30 लेने पर, π/6 लेने पर, x बराबर हो गया n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। अब n का मान रखते जाओ, निकालते जाओ, उत्तर निकालते जाओ। सारे कोण अब 30 डिग्री से जुड़े हुए सारे कोण निकल जाएंगे जिन पर यही मान आने वाला है। 0 रखो, 0 रखने पर π/6 आ गया, 1 रखने पर पाई माइनस π/6 5 π/6 आ गया। n का मान 2 रखने पर 2 पाई π/6 6 दूनी 12 और 1 13 π/6 आ गया। एंड डैश 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 -1 रखो, -1 रखने पर माइनस पाई, और ये भी माइनस हो गया, -5 π/6 माइनस पाई, यहाँ से माइनस रह जाएगा तो -π/6 माइनस का 7 π/6, और इधर भी चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ये सारे कोण के मान सेम है, इन सब के मान 30 डिग्री के बराबर है, इन सब के मान 30 डिग्री के बराबर है। सही है गलत है? सोचो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कमाल की चीज है कि भाई यही मान आपको एक कोण बताना है, फिर वो उससे जुड़े हुए उससे संबंधित कोण सारे बता देगा कि ये जो 30 डिग्री वाला मान है अब ये दोबारा कब कब आएगा। ये जो 30 डिग्री वाला मान है जो 30 डिग्री पे आया है, ये साइन में अब दोबारा कब कब आएगा। तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे तो आएगा ही आएगा, दोबारा 5 π/6 यानी 150 डिग्री पे भी आएगा, 30 पे भी आएगा, 150 पे भी आएगा, और ये कितना था, उल्टा लिख दो, 13 π/6 था, 13 π/6 कितना हो गया, 30 390, ये 390 पे भी आएगा, और फिर आप इधर ले जाओ, इधर निकाल लो तो 30 माइनस के 210 पे भी आएगा। हाँ हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला की महत्वता है, इंपॉर्टेंस है कि भैया ये व्यापक है, तो आपको एक कोण बताना है, फिर ये आपको फॉर्मूला बता देंगे, इससे जुड़े हुए इसके साथ वाले सारे भाई लोग अब आपको मिल जाएंगे।
आपको एक कोण बताना है, फिर ये व्यापक सूत्र आपको बचे हुए सारे कोण पकड़ा देगा, ठीक है, ताकि बचे हुए सारे कोण अब निकाल के थोड़ी दिखाएंगे यार, निकाले थोड़ी जाते इतने सारे कोण, ये तो चलते जाएंगे, तो रिपीट थोड़ी, ये तो भाई चलते ही जाएंगे, इतने सारे कोण कौन निकालेगा, इतने सारे कोण कौन निकालेगा, इसलिए फॉर्मूला बना के छोड़ देंगे, तुम्हारा मन हो, जब तुम्हारी इच्छा हो, संडे को फ्री हो, छुट्टी हो, बैठ के निकाल लेना जितने चाहिए, या जब भी तुम्हें टाइम मिले बैठ के निकाल लेना, ये रहा फॉर्मूला, आप निकालते रहो, जितने चाहिए उतने निकाल लेना, अनलिमिटेड है, तो ये तरीका होता है इनका, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर वालों के लिए भी है, स्क्वायर वाले, अगर स्क्वायर वाले होते हैं 4, 5, 6, लेकिन स्क्वायर वालों में अच्छी बात ये होती है कि साइन स्क्वायर अगर स्क्वायर के हैं, कोस स्क्वायर के हैं, और टेन स्क्वायर के हैं, तो इनके लिए लगता है x बराबर n पाई, स्क्वायर वालों के, स्क्वायर वाले जितने भी हो सबके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा n पाई प्लस अल्फा, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, भूल गया मैं, 2 पाई में इसमें कंफ्यूजन है, अच्छा यही रहता है, तो n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, याद रखिए जो फॉर्म, अभी आप लोगों ने एक चीज देखा, मैं भी भूल गया, कई जन शिकायत करते सर हम बोलते हैं, तुम क्या बोलते हो, मैं ही भूल रहा हूँ, तो सारा दिन यही काम करता है वो भी भूलता है, तो भूलने का कारण क्या होता है कि कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो बहुत कम काम आते हैं, बहुत बहुत कम काम आते हैं, जब आप क्लास में पढ़ाते हैं बस उस दिन काम आते हैं, उसके बाद में 6-8 महीने वो काम नहीं आते, फिर दोबारा कभी रिवीजन करवाया या कुछ और करवाया तब वो रिकॉल होते हैं, तो कम काम आते हैं, जो कम काम आते हैं वो डार्विन के सिद्धांत के हिसाब से लुप्त हो जाते हैं, तो डार्विन का विकासवाद यही है कि भैया जो चीज कम काम आएगी वो लुप्त हो जाएगी, तो ये फॉर्मूले काम कम आते हैं, जब आप पढ़ाते हैं तब भी शायद इनका सवाल नहीं आता, बस ये है कि भाई कभी आ जाएगा इस चक्कर में इनको पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल प्रजाति है लुप्त हो जाती है, थोड़े दिनों बाद आप भूल जाते हैं, क्योंकि काम नहीं आई तो क्या याद रखोगे, खत्म हो जाता है, तो इसलिए ऐसी जो चीजें हैं भूलना स्वाभाविक है, और भूलने से बचने का तरीका ये होता है कि आप दोहराइए और भूलने को एक्सेप्ट करिए कि हाँ भी भूल चूक होगी, समय समय के साथ चीजें भूलेंगे भी, जो चीजें काम नहीं आएंगी वो भूल ही जाएंगी, वो भूलना स्वाभाविक है, उसको आप नहीं बचा सकते, एक्स बराबर एन पाई। अच्छा, इन तीनों की खास बात है, तीनों का एक है, स्क्वायर में है तो तीनों का एक है, लेकिन अगर स्क्वायर में नहीं है तो फिर तीनों का अपना अपना फॉर्मूला है, ठीक है। आज सवाल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं इन फॉर्मूलों को वो देखो।
10x बराबर √3। प्लस माइनस में एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। प्लस माइनस है तो एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों ले लो, तो 10x बराबर √3 है। ठीक है, तो एक उत्तर निकालना है तब तो बात ही खत्म। अगर सिर्फ एक उत्तर चाहिए तो ये लो, 10 का मान √3 कब आता है, मतलब 60 डिग्री पे आता है। ये अगर सिर्फ एक उत्तर निकालना है तो बात खत्म। लेकिन वो कहे नहीं मुझे सारे उत्तर चाहिए। यहाँ पे ये भी एक बार रहता है कि कई बार सवालों में हम सारे उत्तर को क्या करेंगे, सारे उत्तरों को क्या करोगे, एक उत्तर बहुत है तो सवाल के हिसाब से जब एक उत्तर चाहिए होता है तो एक निकाल के छोड़ देते हैं, बात खत्म। कई बार जब हम सवाल सॉल्व करते हैं बीच में जब आता है, बीच में जब 10x बराबर √3 आएगा तो आप x बराबर 60 लिख के छोड़ देते हैं ना। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको सारे कोण नहीं चाहिए। क्या करोगे सारे कोण का, एक कोण चाहिए वो आपने निकाल लिया, बात खत्म। लेकिन जब खास करके इसका सवाल आता है कि भैया मुझे तो व्यापक चाहिए, सारे कोण बताओ, सारे बताओ, तो फिर आपको निकाल के दिखाना कि लो सारे चाहिए, आओ तुम्हें सारे ही निकाल के देते हैं। तो फिर ये हो गया आपका 10x √3 कितना हो गया, इसे 10 60 लिख लो, ये 10 60 हो गया। ये आपका अल्फा कहलाएगा, ये प्रारंभिक कोण है, पहला कोण है, ये अल्फा कहलाएगा। इसे मुख्य कोण कहते हैं, मुख्य कोण, प्रिंसिपल एंगल। इसे मुख्य कोण कहते हैं। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या था, x बराबर n, 10 के लिए x बराबर n पाई प्लस माइनस भी था 10 वाले में, 10 वाले माइनस नहीं था, हाँ सिर्फ प्लस होता है, n पाई प्लस अल्फा, और n का मान z से, n पाई प्लस π/3। पाई कॉमन निकाल लो, अब n का मान रखते जाओ, जितने कोण चाहिए ले लो, जितने कोण चाहिए ले सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कॉस का लें, cos x बराबर √3/2 है, तो आपका cos x, cos का मान √3/2 कितने पे होता है, मतलब 30 डिग्री पे, तो इसे लिख लो π/6 हो गया। ये आपका मुख्य कोण हो गया अल्फा, ये आपका x हो गया। cos का फॉर्मूला लगाओ, cos का फॉर्मूला होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। मान रख दो, x की जगह x है, 2n पाई की जगह 2n पाई है, प्लस माइनस अल्फा की जगह π/6 है। अब n के मान रखते जाओ, कोण निकालते जाओ, निकालने नहीं है भाई, पागल है क्या निकालेंगे, अब निकालने नहीं, फॉर्मूला पड़ा है, देख लो आपको कोण चाहिए तो कोई निकालवाने, कौन निकलवाएगा, कितने निकालोगे, अच्छा निकालोगे भी तो कितने निकालोगे, हमने फॉर्मूला बना के छोड़ दिया कि भाई ये सारे उत्तर एक ही है, ये जो भी लिस्ट बनेगी ना इस लिस्ट पे सबका उत्तर एक ही आएगा। ठीक है ना, बस ये लिस्ट बना के छोड़ देते हैं कि ये लिस्ट रही है ना, निकालना चाहो तो निकालो, लेकिन कोई नहीं निकालेगा, निकालना चाहो लेकिन कोई निकालेगा नहीं, क्यों निकालेगा, कितने निकालोगे इसमें से, निकालते जाओ तो चलता ही जाएगा। तो बस आपने व्यापक सूत्र बना के, व्यापक पद बना के छोड़ दिया कि भैया ये सारे उत्तर चाहिए ले लो। अच्छा आ जाओ और एक एग्जांपल लेते हैं। sin 2x बराबर 1, sin 2x बराबर 1, साइन का मान 1 कब होता है, तो साइन का मान 1 होता है 90 पे, तो ये हो गया साइन 90, इसको साइन 90 लिख सकते हैं, साइन 90 लिख दिया। अल्फा की जगह हमारे पास ये हो गया और x की जगह हमारे पास 2x हो गया, तो याद रखिएगा अल्फा की जगह ये, और हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, साइन के केस में ये फॉर्मूला होता है। तो x की जगह कौन आएगा, x की जगह आपके पास आएगा 2x, तो ये x की जगह 2x आ गया, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा,
अल्फा कितना है π/2। एक्स का मान निकाल लो, 2 का भाग दे दो। ये आंसर सही है। क्लियर है? आ जाओ। अगर यही चीज, अब ये साइन में आ गया, अगर हम सेक में चल लें, मान लो हम सेक में चलते हैं और सेक में यही चीज करें। हाँ हाँ, ये चीज अगर सेक में इनका फॉर्मूला नहीं होता, सेक का कोई फॉर्मूला नहीं होता। सेक का जब दिया जाता है तो आप उसको उल्टा कर देते हो, उसको कॉस बना देते हो, कॉस का सवाल बना के सॉल्व करते हैं। जैसे सेक एक्स बराबर 1/√2 आ गया। सेक का कोई सेक का फॉर्मूला होता भी नहीं है, सेक तो ओरिजिनल है ही नहीं, सेक ओरिजिनल है ही नहीं, सेक तो कॉस ही तो है, कॉस का उल्टा ही सेक है ना। तो वो एक्चुअली सेक जो है वो कॉस ही तो है, उसका उल्टा है वो। ठीक है, तो सेक एक्स को आप लिख लो 1/cos x और सवाल को कॉस में चेंज कर लो और फिर कॉस के हिसाब से सॉल्व कर लो। π/4 व्यापक मान होता है इसका x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा है π/4। ये आपका आंसर है। ठीक है। अच्छा, अब याद है कि व्यापक मान पूछा जाए तो निकालना होता है, हर बार नहीं निकालना होता, क्योंकि व्यापक मान पूछा जाए, क्योंकि हमें एक कौन चाहिए, हमें एक उत्तर चाहिए होता है। हम इतने सारे उत्तरों का क्या करेंगे, इतने सारे उत्तरों को क्या करेंगे, इतने सारे उत्तर तो तभी निकालेंगे जब सवाल हमसे पूछेगा कि भैया निकाल के दो। जब हमसे सवाल पूछेगा तब हम निकालेंगे। हम बिना मतलब में क्यों निकाले, सारे उत्तरों का हम क्या करेंगे, इतने सारे उत्तरों का हम करेंगे क्या, हमें एक कोण बहुत है, हमें तो एक कोण बहुत है। तो इसलिए नॉर्मली जब सवाल सॉल्व करते हैं त्रिकोणमिति में, जब व्यापक मान का सवाल पूछेगा तभी हमारी जिम्मेदारी बनेगी ये चीजें निकालने की। अदरवाइज अगर मैं त्रिकोणमिति में व्यापक मान का सवाल नहीं है, वो पूछ ही नहीं रहा कि व्यापक मान निकालो, तो हम नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि इतने सारे उत्तरों का करोगे क्या, ये तो पूछा जाए तो निकालने ना, जब वो पूछ रहे कि व्यापक निकाल के दिखाओ तो फिर निकालने। अदरवाइज हमें इतनी माथापच्ची नहीं करनी, हमारा वो एक कोण बहुत है, एक कोण से हमारा सवाल आगे बढ़ जाता है और आगे सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, तो व्यापक मान तब निकालना है जब पूछा जाए। आ जाओ, कुछ सवाल भी करते हैं इसके ऊपर, और थोड़ा हल करना पड़ जाए तो बिल्कुल हल करना पड़ सकता है। ऐसे सवाल है जिनको हमें हल करना पड़ जाएगा, मतलब सॉल्व करना पड़ जाए, मान निकालना पड़ जाए, या कुछ साइन हो कुछ कॉस हो। जैसे ये ले लो, अब इसमें कई कॉस आ गए, कॉस एक्स, कॉस 3x, कॉस एक्स माइनस कॉस 3x, कॉस एक्स, कॉस माइनस कॉस 2x बराबर 0। अब इसमें कई कॉस आ गए, तो पहले आपको इसको सरल करना पड़ेगा और अलग अलग टुकड़े करने पड़ेंगे, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो पहले हम इन दो पे फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस 3x, कॉस 2x एक साथ कर दिया, और कॉस एक्स को अलग कर दिया। इनको साथ करने का मकसद है फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं इन दो को लगा देते, इसको रहने देते हैं। इन दो पे ही लग जाएगा फॉर्मूला, इन दो पे, तुम दो आ जाओ, इन पे लगा दो कॉस सी प्लस कॉस डी।
कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2। तो 2 कॉस सी प्लस डी 3x प्लस 4x बटा 2 2x कॉस सी माइनस डी बटा 2 सी माइनस डी करेंगे तो 3 में से 1 गया 2 2 बटा 2 x आ गया माइनस कॉस 2x कॉस 2x कॉमन निकाल लो। अभी हो गए हमारे सवाल के गुणनखंड। अब इनको अलग अलग जीरो कर दो, अलग अलग जीरो करके 2 सवाल हो जाएंगे। cos 2x बराबर 0, दो cos x माइनस 1 बराबर 0। ये अलग अलग हो गए। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो तो उत्तर आ जाएंगे। पहले इसकी बारी आ जाओ। cos का मान 0 कब होता है? cos का मान 0 90 पे होता है। cos 90, इसके व्यापक मान का सूत्र भी लगा दो। cos के व्यापक मान का फॉर्मूला होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो x की जगह 2x आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाई 2, 2 का भाग दे दो तो ये हो गया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ये एक आ गया। ऐसे ही दूसरे पे ट्राई करो। cos x बराबर 1 बटा 2। cos का मान 1 बटा 2 कब आता है? जब cos 60 डिग्री हो, यानी पाई बाई 6 हो, पाई बाई 3, 60 यानी पाई बाई 3। तो व्यापक सूत्र होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाई 3। ये उत्तर आ गया। इस तरीके से गुणनखंड करके अलग अलग करके जितने भी टुकड़े हों सबके अलग अलग उत्तर निकाल लो, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कई बार हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है हमेशा सीधा cos x बराबर 1 बटा 2 दे दिया। तो इस तरीके से छोटे मोटे फॉर्मूले लगा के हल करके कॉमन लेके फिर गुणनखंड करके भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो जैसा सवाल वैसा तरीका, सवाल की शक्ल देखो और अपना तरीका लगाओ। चाहिए? ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। आ जाओ। जैसे इस सवाल को देखो, थोड़ा सा टेढ़ा है। अब इस सवाल में आप देखो कि आंसर n में आ रहे हैं। आंसर n में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई n ऐसे तो नहीं आता। n तो तभी आता है जब व्यापक मान में तुलना व्यापक मान से की जाए, तभी n आता है। देखो चारों ऑप्शन में n है, n है, इसका मतलब है कि व्यापक मान में तुलना की गई है। जो तुलना करते हैं ना, जब आमने सामने तुलना करते हैं तो n तभी आता है जब हम व्यापक मान में तुलना करने। अदरवाइज तो क्या होता है, जैसे ये रहा sin x, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इधर है sin x, इधर है 30 डिग्री। तो गौर करो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये करते हैं x बराबर 30 डिग्री, है ना। नॉर्मल हम यही करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे उत्तर नहीं चाहिए होते, हमें एक उत्तर बहुत है, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ये चीज आप ऐसे करते हैं कब, n पाई, ये तब करते हैं जब आपको पता लगता है कि भैया व्यापक मान में ही उत्तर पूछ रहा है, जब आप ये वाला यूज करते हैं, है ना। तो याद रखिए, ना तो आप पहले गलत करते थे, ना आप ऐसा कि अभी आप सही कर रहे हैं। ये दोनों में से दोनों ही सही है, दोनों सही है। लेकिन जब आपको सिर्फ एक उत्तर चाहिए तो आप क्यों करेंगे बिना मतलब में इतने सारे उत्तर निकाल के, क्या करेंगे? है तो सबके मान एक ही ना, कोण अलग अलग है, मान तो एक ही है। 30 का मान हो, चाहे 150 का मान हो, चाहे 390 का मान हो, मान तो एक ही है, बस वो कोण अलग अलग है। तो इतने कोणों का आप क्या करेंगे? तो बेहतर है कि भाई हमें एक कोण चाहिए होता है, एक कोण निकाल लेते हैं, बात खत्म करते हैं। तो ज्यादातर आप गणित को निकालते हैं। खाली आज ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में ही हम व्यापक मानों की बात करते हैं। अदरवाइज हम एक कोण निकाल के अपना काम करते रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं।
लेकिन यहाँ क्यों पूछे, तो जब भी कभी सवाल में आपको n दिख जाए, है ना, तो समझ जाना कि व्यापक मान का ही कोई ना कोई फंडा अपना है तुलना करते टाइम पे, वरना तो एक x के मान से निकल जाता। यहाँ पे जरूर तुलना जो है वो व्यापक मान से की गई है, तभी n आया, वरना n कहां से आता। आओ फिर कैसे करेंगे इसको ऐसे करेंगे, ये तो 10 है, पहले वाला तो चेंज है, आराम से बिल्कुल चेंज है, इसको 10 रहने दो, उसको भी 10 बना लो। उसको 10 बनाने के लिए 90 माइनस कर दो, क्योंकि कोट है, कोट 90 माइनस करने से बन जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कॉस थीटा बन गया। अब तुलना कर रहे हैं, अब देखो मैंने पहले समझाया था अभी कि नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली तो अब हम क्या करते हैं, सुन लो, नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, 10 से 10 हटाया, कोण से कोण की तुलना कर लेते हैं, जब हमें एक उत्तर चाहिए होता है तब तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन अब हमें साफ दिख रहा है कि उत्तर n में आ रहा है, उत्तर n में आ रहा है, इसका मतलब अब ये वाली तुलना मत करना, अब जो व्यापक मान वाला तरीका है वो अपनाइएगा। तो व्यापक मान वाला अपनाएंगे तो ये आपका x हो गया, ये वाला आपका x हो गया, और दूसरी साइड वाला आपका अल्फा हो गया, ये x ये अल्फा। और tan के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि tan की बात हो रही है, tan के लिए होता है x बराबर n पाई प्लस अल्फा, x बराबर पाई बाई 2 साइन x ये पूरे सवाल में पाई का भाग दे सकते हो, या पाई बाई 2 का ही भाग दे दो, ये cos x है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 2n प्लस, ये आपका आंसर है। तो कब व्यापक मान की तुलना करनी है, कब नॉर्मल तुलना करनी है, नॉर्मल तुलना हम ज्यादातर यहाँ त्रिकोणमिति में ही ऐसा करते हैं, बाकी तो तुम कभी करते ही नहीं व्यापक मान, आपने देखा होगा इतने सारी चीजें पढ़ी है, कब व्यापक मान में लिखते हैं, नहीं लिखते, क्योंकि एक कोण चाहिए होता है, व्यापक मान का करेंगे क्या, व्यापक मान का क्या करेंगे, तो उस समय हम नहीं करते। ये जब इस त्रिकोणमिति में भी अभी हमने बहुत कुछ पढ़ा है, वहां पे भी हमने नहीं की, वहां पे भी हम 10 से 10 काटते थे, सीधा निकालते थे, क्योंकि एक कोण चाहिए होता था, ऑप्शन में भी एक ही कोण था, तो फिर क्यों व्यापक मान की तुलना करें। तो इन सवालों में खास तौर पे जब आपको दिखे कि भैया व्यापक मान के तरीके से ही उत्तर आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, व्यापक मान में तुलना कर लो। अगर मैं यहाँ व्यापक मान में तुलना नहीं करता तो अभी मेरा उत्तर +1 आता, जबकि यहाँ पे n दिखाई दे रहा है, n दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तुलना करते टाइम व्यापक मान का इस्तेमाल किया गया। बस क्लियर, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, एक महत्वपूर्ण सोचना कि कल आप लोगों का जो क्लास है इसका अवकाश रहेगा, कल का अवकाश रहेगा आप लोगों का। कल जो क्लासेस है सिर्फ रिवीजन वाली क्लासेस होंगी, बाकी ये वाली जो क्लासेस है सुबह वाली जो दोनों क्लासेस है, इन क्लासेस का कल अवकाश रहेगा, कल छुट्टी रहेगी, और कल और जो रिवीजन वाली क्लास है वो रहेंगी, वो भी एक हो पाती है या दो हो पाती है, उस पर देखना पड़ेगा कल की क्या रहता है मेरा, कल थोड़ा बिजी हूँ, तो एक दिन एक क्लास ले पाऊंगा या दो ले पाऊंगा, उसके आधार पे मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये दो क्लासेस छुट्टी पे रहेंगी, इनका कल अवकाश रहेगा, तो कल आपका दिन है आपके पास, कल आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और मेरी तरफ से छुट्टी मुबारक है आप लोगों को। नहीं, कल बर्थडे नहीं है, कल मेरी शादी की सालगिरह है, कल एनिवर्सरी है मेरी, तो कल पत्नी धर्म निभाना है, नहीं कल पत्नी धर्म निभाना है, तो कल उसको टाइम दूंगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई कल का दिन जो है वो सुबह सुबह क्लास ले लूँ, बाकी क्लासें ऑफ कर दूँ, और कल उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। वैसे भी समय वैसे भी बहुत कम मिलता है, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए बड़ी राहत है ठीक है, आप लोगों के लिए राहत है, तो आप इंजॉय करिए और हम हमारा समय बिताते हैं।
मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओके, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सभी की तरफ से। ओके, थैंक यू। हाँ, एडवांस में दे दीजिए। वैसे कल आऊँगा मैं, चिंता मत करिए, रिवीजन में तो आऊँगा ही, तब मिला लेंगे। ठीक है, ओके।